हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। देखो, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए या पॉवर्टी या गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने कौन कौन से अप्रोचेस अप्लाई किए या सरकार ने कौन कौन से अप्रोचेस अडॉप्ट किए, इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द 5 ईयर प्लान्स हैव ऑलवेज स्टेटेड सोशल जस्टिस। मतलब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे या जो हमारा भारत का संविधान है उसने क्या किया, एक ही चीज़ पे फोकस किया है। किस चीज़ पे? सोशल जस्टिस से। और सोशल जस्टिस क्या था? एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सरकार जिस भी तरह का डेवलपमेंट करती है या जो भी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो सारी एक ही चीज़ पे फोकस करती थी। क्या? गरीबी को दूर करना। ठीक है। इन ऑल द 5 ईयर प्लान्स एंड पॉलिसीज, मतलब जो भी 5 ईयर प्लान्स या पॉलिसीज बनाई गई हैं, द मैक्सिमम एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, तो सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया था? ऑन पॉवर्टी एलिविएशन। क्या लिखा हुआ है? पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी को हटाना। एलिविएशन का मतलब होता है टू रिमूव। ठीक है। एंड गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रेस्ड, और गवर्नमेंट ने किस चीज़ पे फोकस किया था या किस चीज़ पे जोर दिया था? द नीड फॉर वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर द सेम। देखो, अब यहाँ से वापस मैं समझा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। इन ऑल द 5 ईयर प्लान्स एंड पॉलिसीज, मतलब जितने भी 5 ईयर प्लान्स बनाए गए या जितनी भी 5 ईयर प्लान्स और पॉलिसीज बनाई गई, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर किस पे दिया गया था? गरीबी को हटाने पे दिया गया था। और जो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी स्ट्रेटजीज बनाई थी वो किस लिए बनाई थी? पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, मतलब हटाने के लिए। ठीक है। और गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया? उन पे स्ट्रेटजीज बनाई गई। आगे क्या लिखा हुआ है? द गवर्नमेंट अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन हैज़ 3 डायमेंशंस। मतलब गवर्नमेंट ने जो अप्रोच अडॉप्ट की गरीबी को हटाने के लिए, वो 3 तरह की अप्रोच को अडॉप्ट किया। देखो, सबसे पहला लिखा हुआ है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। देखो, सरकार ने जब फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान बनाया था उसमें ये चीज़ अप्लाई की गई थी। किसको? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच को। तो क्या बोला गया है? दिस अप्रोच वॉज इनिशिएटेड, इनिशिएटेड मतलब शुरुआत किया गया। तो ये अप्रोच जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है वो कब अडॉप्ट की गई थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ये याद रखना हमेशा, हो सकता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछें। तो बोला गया कि जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच था, शुरुआत कब हुई थी उसकी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हो गई थी। दिस अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस दैट अ रैपिड इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम would spread the benefits to all the sections of the society। देखो, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि सरकार ने जब फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान बनाया था तो मेन सरकार की क्या सोच थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाते समय? कि जैसे हम ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाएंगे तो हम लोगों की ग्रोथ करने की सोचेंगे या हमारी इकोनॉमी ग्रो कैसे की जाए, उस तरीके से स्ट्रेटजीज बनाई गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ठीक है। तो मेन मकसद क्या था? जीडीपी इंक्रीज हो या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो। तो जैसे ही जीडीपी बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास इनकम सोर्स अवेलेबल होगा। जब इनकम सोर्स अवेलेबल होगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा तो पॉवर्टी ऑटोमेटिक क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जब जीडीपी बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उसका बेनिफिट किसको होगा? टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स या टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर किसी को उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। एंड विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉवर्टी। तो इससे क्या होगा? अगर जैसे ही ग्रोथ होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? गरीबी भी कम होती जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो जैसे ही जीडीपी बढ़ेगी या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हाथों हाथ जो पॉवर्टी है वो भी क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी या गरीबी कम होती जाएगी। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। इट वॉज फेल्ट दैट rapid industrial development and the transformation of agriculture through green revolution in select regions would benefit the underdeveloped regions। देखो क्या बोला गया है कि रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट करना और एग्रीकल्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना। ट्रांसफॉर्मेशन लाना मतलब चेंजेस लाना। अब एग्रीकल्चर में चेंजेस क्या लाना कि देखो जनरली क्या किया गया था, जब पहले के ज़माने में जब एग्रीकल्चर को जब बढ़ावा दिया गया था या जब इरिगेशन किया जाता था तो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता था, मतलब पुराने मेथड्स को यूज़ किया जाता था।
तो क्या किया जाए, एग्रीकल्चर के पुराने मेथड्स को ट्रांसफॉर्म करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, या एग्रीकल्चर को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स का यूज़ करके हम हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, जिससे हमारी जीडीपी बढ़े और पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। तो क्या बोला गया, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में दो चीज़ों पे फोकस किया गया। कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस किया गया, एक तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। और एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, थ्रू द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, वुड बेनिफिट द अंडर डेवलप्ड रीजन्स। तो जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, या एग्रीकल्चर में नई टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा, तो ऑटोमेटिक जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वो भी क्या होते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, अंडर डेवलप्ड एरियाज को मिलेगा। और किसको मिलेगा, जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं कम्युनिटी के, कम्युनिटी मतलब जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने वाले जो बैकवर्ड क्लासेस लोग हैं, उनको भी उस चीज़ का बेनिफिट मिल पाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, पर हाउएवर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच क्या हुई, इट प्रूव टू बी इनइफेक्टिव। मतलब जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच सरकार ने अडॉप्ट किया था, स्ट्रेटेजी बनाई थी ग्रोथ ओरिएंटेड को लेकर, वो भी क्या हो गई, फेल हो गई। अब सर ये सरकार की स्ट्रेटेजी क्यों फेल हो गई, देखो इसके दो रीजन से। क्या कि जो सरकार सोच रही थी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोगों का इनकम सोर्स बढ़ेगा, लेकिन जितनी तेजी से लोगों की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही थी, उससे ज़्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। मतलब रिसोर्सेज के बढ़ने की संख्या क्या थी, कम थी, लेकिन रिसोर्सेज को यूज़ करने वालों की संख्या क्या हो रही थी, तेजी से बढ़ती जा रही थी। तो क्या बोला गया, पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड इन अ वेरी लो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम होती जा रही थी। फिर क्या लिखा हुआ है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट बोला गया जो एग्रीकल्चर में मिलता है, वो हर किसी को थोड़ी मिलता है, कुछ सेलेक्टेड रीजन्स में जहाँ एग्रीकल्चर होगा वहीं तो ग्रीन रेवोल्यूशन यूज़ करोगे। पंजाब में एग्रीकल्चर अच्छा है, राजस्थान के अंदर अच्छा है, हरियाणा के अंदर अच्छा है, तो सिर्फ वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो भारत के दूसरे हिस्से हैं जहाँ पर खेती बाड़ी इतनी ज़्यादा है ही नहीं, तो वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या अडॉप्ट करोगे, तो वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिलेगा, आप सिर्फ वहीं क्या कर सकते हो, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी कुछ सेलेक्टेड रीजन्स में ही क्या करता था, बेनिफिट देता था, सारे के सारे बेनिफिट्स था, सारे रीजन्स को बेनिफिट नहीं मिल पाया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर था ही नहीं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पॉइंट, कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंटेंसिफाइड द डिस्पैरिटीज रीजनली। डिस्पैरिटीज मतलब भेदभाव, कि एरिया वाइज भेदभाव। कैसे, कि जहां एग्रीकल्चर होगा ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट भी सिर्फ उन्हीं एरियाज में मिल पाएगा, बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स। और देखो इसमें दूसरा भी चीज एग्जांपल दिया हुआ है, देखो डिस्पैरिटीज भेदभाव कैसे बढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन में, लार्ज और स्मॉल फार्मर्स में। अब स्मॉल फार्मर्स हैं तो उनके पास वैसे ही पैसे नहीं होते, तो वो मॉडर्न टेक्निक्स कैसे यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करेंगे वो, ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले पाते हैं वो कौन लेते हैं, लार्ज फार्मर्स या बिग फार्मर्स ही लेते हैं, जिनके पास पहले से ही पैसा अवेलेबल है। तो ये भी क्या है, डिस्पैरिटीज अराइज हो रही हैं, किसके बीच में, भेदभाव अराइज हो रहा है, किसके बीच में, स्मॉल फार्मर्स और रिच फार्मर्स के बीच में। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। देखो सरकार ने क्या किया, गरीबी को दूर करने के लिए जो आगे के 5 ईयर प्लान्स बनाए, तो उनमें कौन सी अप्रोचेस को अडॉप्ट किया था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मतलब लोगों की जो मिनिमम नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, लोगों की इन ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो सरकार ने क्या किया, ये अप्रोच को अडॉप्ट किया, ये तरीका अपनाया गरीबी दूर करने का। पर ये तरीका कब अपनाया गया था, देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि ये जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 5th 5 ईयर प्लान में। ये चीज़ हमेशा याद रखना, फर्स्ट लाइन मैंने पहले भी बोला था, जो पहला ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच था वो कब अडॉप्ट किया गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम मतलब मिनिमम जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं, कम से कम सरकार उनको पूरा करे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, गरीबी दूर होती जाएगी। लेकिन सरकार ने ये चीज़ें सोचना कब से स्टार्ट की, 5th 5 ईयर प्लान में। और 5th 5 ईयर प्लान कब बना था, 1974 से 1978 के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया कि मेन एम क्या था, टू प्रोवाइड
certain basic minimum needs and to improve the living standard of people, मतलब लोगों की जो मिनिमम नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव किया जाए। और देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इट एम्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन, मतलब जो अनडिजर्व पॉपुलेशन थी, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं थे, उनको भी बेनिफिट मिल सके या उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है, या सोशल डेवलपमेंट हो पाए। सोशल डेवलपमेंट मीन्स पूरी सोसाइटी का बेनिफिट, पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिलना चाहिए, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। देखो अब इस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे बता दो, मिड डे मील। मिड डे मील क्या होता है, देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, खाना। तो जनरली आपने देखा होगा जो आंगनबाड़ी स्कूल होते हैं या क्या जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को दिन का खाना दिया जाता है और वो सरकारी स्कूल की तरफ से, सरकार की तरफ से ही मिलता है वो। तो वो क्या है, मिड डे मील। तो वो क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो बच्चों की है खाने की, तो सरकार क्या करती है, उस खर्चे को बियर करती है। तो ये अप्रोच गरीबी दूर करने के लिए भी किसने अडॉप्ट की थी, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी। आ रही है बात समझ में। तो सरकार ने क्या किया, लोगों को न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया। न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए, लोगों को प्रोटीन्स प्रोवाइड किए जाए, उनकी डाइट प्रोवाइड की जाए ताकि प्रॉपर डाइट से वो खाना ले सके। जैसे न्यूट्रिशन, जैसे कि मिड डे मील स्कीम। रूरल वाटर सप्लाई, मतलब गांव में पानी की सप्लाई की जाए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में गांव में बिजली पहुंचाई जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब लोगों को बेसिक एजुकेशन दी जाए ताकि लिख और पढ़ तो पाए कम से कम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, मतलब ये दो तरह की स्कीम्स हैं या एक सिस्टम है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया या ये स्कीम अडॉप्ट की गई। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो सरकार ने क्या किया था, 5th 5 ईयर प्लान से ये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को भी अडॉप्ट किया। देखो तीसरा क्या लिखा हुआ है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, मतलब सरकार ने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए या कई प्रोग्राम्स मतलब स्कीम्स या स्ट्रेटेजीज कि सरकार ने क्या किया, कई सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई या कई ऐसी स्कीम्स बनाई या कई ऐसे सिस्टम्स को अडॉप्ट किया या अप्रोचेस बनाए जिससे पॉवर्टी को एलिविएट किया जाए, मतलब पॉवर्टी को रिमूव किया जाए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, The government of India has introduced the variety of programs in order to remove the poverty, मतलब भारत की सरकार ने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स मतलब अप्रोचेस या स्कीम्स को अडॉप्ट किया, किस लिए, इन ऑर्डर टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए, एंड टू एनहेंस द ग्रोथ, एनहेंस मतलब बढ़ाना, कि ग्रोथ ज़्यादा की जाए ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे और हमारी इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो पाए, एंड टू एनहेंस द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। आगे यहाँ तक बात समझ में। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब सरकार ने ये पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स या प्रोग्राम्स चलाए थे, तो उनमें कुछ प्रोग्राम्स या स्कीम्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसे बोला जाता है। आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना भी होगा कि मनरेगा या नरेगा, पहले उसको नरेगा बोला जाता था लेकिन बाद में उसका नाम चेंज करके मनरेगा किया गया। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट की गई, लोगों को इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि पॉवर्टी को कुछ हद तक तो कम किया जा सके। तो ये क्या थे हमारे अप्रोचेस जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे, किस लिए, गरीबी को दूर करने के लिए। आ गई बात समझ में। देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी हुई है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, कि ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स, जैसे कि आपने ऊपर वाले 3rd पॉइंट में पढ़ा था कि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी, ठीक है। तो अब सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की थी वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें 1 से 2 स्कीम्स अपन इसी लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन लेंगे इसका, लेकिन बाकी जो स्कीम्स होंगी जो आगे की वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो आज पूरी स्कीम्स एक साथ नहीं हो पाएंगी, कुछ ही स्कीम्स को अपन आप डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहली स्कीम जो सरकार ने गरीबी को एलिविएट मतलब पॉवर्टी को हटाने के लिए जो स्कीम्स अडॉप्ट किया था या एक मतलब तरीका अपनाया था, तो पहला तरीका क्या था, मनरेगा स्कीम का अडॉप्ट करना, मतलब मनरेगा लाया गया था। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम,
देखो इसका मैं शॉर्ट में एक मतलब समझा देता हूँ, सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपन पढ़ के देखेंगे। तो देखो ये स्कीम जो थी 2005 में बनी थी, और किस नाम से बनी थी? नरेगा के नाम से। लेकिन 2006 के अंदर इस नरेगा स्कीम का नाम चेंज के कर दिया गया था मनरेगा। कब? 2006 के अंदर, ठीक है। और ये बोला गया ये जो स्कीम थी वो 2006 तक जो मनरेगा था वो हमारी इंडिया कंट्री के 200 डिस्ट्रिक्ट में फैला दी गई है स्कीम्स, मतलब 200 डिस्ट्रिक्ट में ये लागू स्कीम की गई। तो देखो पहले की 3 लाइन में यही चीज लिखी हुई है, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा वॉज पास्ड इन 2005, मतलब 2005 के अंदर ये स्कीम सरकार के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आगे, एंड लेटर ऑन इट वॉज रिमेन्ड एज, मतलब बाद में नरेगा वैसी की वैसी ही थी स्कीम, मतलब बस नाम चेंज किया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब मनरेगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ये 2006 में लाई गई थी। इन 200 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था जहां गरीबी ज़्यादा हद तक थी, मतलब ज़्यादा पर पॉवर्टी ज़्यादा थी, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया और इस स्कीम को उन 200 डिस्ट्रिक्ट्स में अडॉप्ट किया गया। देखो आगे क्या लिखा हुआ पढ़ें अपन, अंडर दिस एक्ट, मतलब इस स्कीम के अंदर क्या किया गया था, ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, एट द मिनिमम वेज रेट ऑफर, मतलब एक बताया गया कि अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको इस तरीके का काम करना पड़ेगा और हम आपको ये काम करने की मिनिमम वेजेस तो इतनी देंगे ही देंगे। अब वो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितनी देंगे, तो सरकार क्या करती थी, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी और गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको मिनिमम वेजेस देती थी, कि मिनिमम वेजेस भी एक लिमिट थी जो फिक्स की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो उनको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड की जाती थी। फिर आगे क्या लिखा हुआ, विल गेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 100 डेज। देखो सरकार यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, इस स्कीम के अंदर जिनको भी नौकरियां दी गई वो सिर्फ कितने दिनों के लिए दी जाती थी, मिनिमम 100 डेज के लिए तो दी ही जाती थी उनको, ठीक है। आगे बात समझ में, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 100 डेज की तो दी जाती थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, इनसे काम करवाने के बदले में इनको पैसे देती थी। और जनरली मनरेगा में क्या हुआ था, जैसे गड्ढे खुदने, सड़कें बननी है, या आपने देखे होंगे कि यहाँ पर क्या जगह जगह सरकार गड्ढे खुदवाती है और कुछ सरकार की डेवलपमेंट स्कीम्स चलती हैं, तो वो जनरली जो वहाँ पर लेबर क्लास लोग होते हैं या जो भी वहाँ गड्ढे खोदते हैं वो उनको मनरेगा के अंदर ही उनसे ये गड्ढे खुदवाए जाते हैं। और कुछ समय पहले आपने मोदी जी का भाषण भी सुना था पार्लियामेंट में, उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में बता रखा था, ठीक है। और ये स्कीम कौन लाई थी, कांग्रेस लाई थी। आगे क्या लिखा हुआ है, In other words, it provides at least 100 days of guarantee wage employment, मतलब सरकार क्या करती है इस एक्ट के अंदर, कम से कम एटलीस्ट 100 डेज का क्या करती है, गारंटी वेज रेट प्रोवाइड करती है, वेज रेट्स देती है और उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड हु वॉलेंटियर टू डू द स्पेसिफाइड वर्क। वॉलेंटियर मतलब इच्छा से, मतलब सरकार सिर्फ जॉब उन्हीं को ही देती है, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ उन्हीं को ही देती है जो काम करना चाहते हैं और जो काम करने में सक्षम है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दोज हु सीक्स एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी वो जॉब ढूंढते हैं क्या, एंड रिपोर्ट टू दोज रूरल एरियाज, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन गाँव में जाके रिपोर्ट करनी पड़ती है, कहाँ पर, उन गाँव में जहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, तो लोगों को उस गाँव में जाना पड़ता है और रिपोर्ट करना होता है कि भाई हम काम करने के लिए हम तैयार हैं, कि कृपया करके हमें मिनिमम वेजेस के तौर पे हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 2008 के अंदर जो वो 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लागू की गई थी ये स्कीम, वो जनरली पूरी कंट्री के अंदर एक्सटेंड कर दी गई, तो 2008 तक ये सारी स्कीम पूरे हिंदुस्तान पे लागू हो गई। आ गई बात समझ में। तो मनरेगा एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिनिमम वेजेस प्रोवाइड की हैं लोगों को और उनको उसके बदले में कोई काम दिया है, और काम किनको दिया है, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं और खुद की इच्छा से वॉलेंटरली, मतलब खुद की इच्छा से वो काम करना चाहते हैं, उनको मिनिमम 100 डेज का वेजेस प्रोवाइड करती है, मिनिमम 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट देती है उनको और उनके बदले में उनको वेजेस मिलते हैं,
ठीक है, ये स्कीम पहले 200 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई की गई थी, लेकिन बाद में ये पूरी कंट्री के अंदर बढ़ा दी गई या अप्लाई कर दी गई। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। मतलब गवर्नमेंट आपको वर्क देती है, आपको वो वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सरकार क्या करेगी, उसके बदले में आपको खाना देगी। ठीक है, तो क्या बोला गया, ये जो स्कीम थी कब लॉन्च की गई थी, 2004 के अंदर। और मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या था, लो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 2004 के अंदर की गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटीज देना ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उन एम्प्लॉयमेंट से उनको वेजेस भी अर्न हो सके। एंड इंश्योरिंग मिनिमम सर्टेन मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल, और लोगों को उनकी बॉडी को मिनिमम न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना किसका काम था, गवर्नमेंट का खुद का काम था। फॉर द पुअर पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज के लोग थे उन्हीं लोगों को क्या करना, एक तो मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल भी उनको प्रोवाइड करना। ये किसका काम था, गवर्नमेंट का काम था। किस स्कीम के अंदर, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के अंदर। फिर आगे क्या बोला गया है, द वेजेस फॉर द वर्क आर पार्टली पेड इन फूड ग्रेन्स एंड पार्टली इन कैश। देखो इस स्कीम के अंदर क्या है, जो लोगों से काम किया करवाया गया, जो उसके बदले में सैलरी थी, तो वो सैलरी का कुछ हिस्सा तो उनको कैश के फॉर्म में दिया जाता था और कुछ हिस्सा सैलरी न देके क्या देते थे, उनको फूड ग्रेन्स देते थे या फूड्स प्रोवाइड करते थे ताकि उनकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिल सके। क्यों, क्योंकि जनरली लोग काम करते हैं, लेबर क्लास काम करती है, और उनको अगर हम पूरे के पूरे पैसे दे दें तो जनरली ये लोग क्या करेंगे, या तो सट्टा खेल के पूरा पैसा बर्बाद कर देंगे, या दारू पी के या ड्रिंक करके पूरा पैसा वहीं ख़त्म कर देंगे। तो क्या मतलब उनको पैसा देने का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हम आपको कुछ हिस्सा तो आपके काम के बदले में पैसे के कैश के रूप में देंगे और कुछ हम आपको फूड के रूप में देंगे ताकि आपकी बॉडी को भी न्यूट्रिशन मिल पाए। फिर आगे क्या बोला गया है, दिस प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब ये जो स्कीम थी या ये जो अप्लाई किया गया था, ये स्कीम या प्रोग्राम जो लगाया गया था, लाया गया था, ये पूरा का पूरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब ये पूरा का पूरा इस प्रोग्राम का या स्कीम का कंट्रोल किसके पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। दिस प्रोग्राम वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में ये NFFWP ये जो स्कीम थी इसको मर्ज कर दिया गया, इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया, किसके अंदर, मनरेगा के अंदर। कब, 2005 के अंदर। तो 2004 के अंदर ये स्कीम आई, 2005 के अंदर क्या किया गया, इस स्कीम को मर्ज कर दिया गया, किसके अंदर, मनरेगा के अंदर। अब वो दोनों स्कीम्स एक ही के अंदर है, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है, मनरेगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो जो भी दिक्कत है आप मुझसे ज़रूर पूछें, हम आपको जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें।